तो आज की इस एक्सप्लेनर में हम ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को डीकोड करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी नीयत बिल्कुल सही थी और इंजीनियरिंग लाजवाब थी, वो महज इंसानी मनोविज्ञान और हमारे सोशल स्टेटस को न समझ पाने की वजह से पूरी तरह फेल हो गया। अब जरा सोचिए, इतिहास की वो कार जिसका शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया गया था, अपने आखिरी महीने में उसकी सिर्फ एक यूनिट कैसे बिक पाई? चलिए रतन टाटा के इस अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत, उससे जुड़ी आसमान छूती उम्मीदों और फिर उसके इस दुखद अंत की पूरी कहानी को एक साथ ट्रेस करते हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है आम लोगों की कार का विजन। चलिए देखते हैं कि कैसे इस पूरे आइडिया की नींव साल 2002 में रखी गई थी। इमेजिन कीजिए, साल 2002, बेंगलुरु की एक बारिश वाली शाम। रतन टाटा अपनी कार में जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक पूरा परिवार जिस स्कूटर पर सवार था वो गीली सड़क पर पूरी तरह फिसल गया। वो परिवार उनकी ही कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। बस इसी एक खौफनाक पल ने उनके अंदर एक नेक इरादा जगाया, भारत के आम आदमी के लिए एक सेफ, छोटी और हर मौसम में चलने वाली कार बनाने का, ताकि किसी भी परिवार को अपनी जान हथेली पर रखकर टू व्हीलर पर सफर न करना पड़े। वैसे देखा जाए तो किफायती कार यानी अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नई चीज नहीं थी। अगर हम इतिहास देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की हालत खराब थी, तब VW बीटल ने और फिर 50 के दशक में फिएट 500 और ओरिजिनल मिनी जैसी कारों ने पूरे के पूरे देशों को रफ्तार दी थी। और सबसे कमाल की बात, इन्होंने लोगों को मोबिलिटी दी, वो भी बिना सस्तेपन का ठप्पा लगाए। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे शॉकिंग, सबसे अकल्पनीय बात थी, वो था इसका टारगेट प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। रतन टाटा ने मीडिया के सामने ये कीमत क्या कही, मानो भूचाल आ गया। इसी 1 लाख के मैजिक फिगर के इर्द गिर्द ग्लोबल मीडिया का सारा क्रेज और इंडस्ट्री का शक पनपा। लेकिन टाटा अपने वादे पर बिल्कुल डटे रहे। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, नामुमकिन इंजीनियरिंग। उस 1 लाख के इम्पॉसिबल प्राइस टैग को मैच करने के लिए पुणे में टाटा की टीम को कार बनाने का पूरा तरीका ही पलटना पड़ा। उन्होंने जो तरीका अपनाया उसे कहते हैं डिजाइन टू कॉस्ट, या लागत के हिसाब से डिजाइन करना। आसान भाषा में समझे तो आमतौर पर कारें पहले डिजाइन होती हैं और कीमत बाद में तय होती है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। कीमत पहले ही फिक्स कर दी गई थी और फिर हर एक पुर्जे, हर मटेरियल और फीचर को बस उसी कीमत के दायरे में फिट बैठने के लिए चुना गया। अब जाहिर है, सुजुकी के चेयरमैन जैसे दिग्गजों ने तो पब्लिकली कह दिया था कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन टाटा की टीम ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने 34 नए पेटेंट दर्ज किए, लागत घटाने के लिए 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन पीछे की तरफ लगाया ताकि लंबी ड्राइव शाफ्ट की जरूरत ही ना पड़े। और तो और मोटरसाइकिल की तरह सिंगल लेयर बॉडी का इस्तेमाल करके उन्होंने मारुति 800 से भी 21% ज्यादा केबिन स्पेस निकाल लिया। ये लिटरली इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। बिल्कुल किसी स्पाई मूवी की तरह प्रोटोटाइप्स को सीक्रेटली बनाया गया और हथियारों से लैस गार्ड्स की भारी निगरानी में दिल्ली लाया गया। आखिरकार जनवरी 2008 के ऑटो एक्सपो में भारी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रतन टाटा ने नैनो को दुनिया के सामने पेश किया। स्टील और रबर की कीमतें आसमान छू रही थी, फिर भी उन्होंने डीलर्स के लिए वो पूरे 1 लाख रुपए वाला अपना वादा निभाया। लेकिन डिजास्ट्रस डिलीवरी वाले हमारे इस तीसरे हिस्से में आते आते यानी 2009 के कमर्शियल लॉन्च के वक्त इस शानदार कहानी में दरारें नजर आने लगी। सच कहूं तो शुरुआत में सब कुछ एकदम मैजिकल था। क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इससे पूरा मार्केट 65% तक एक्सपैंड हो जाएगा। इस हाइप का असर ये हुआ कि वेबसाइट पर 3 करोड़ से ज्यादा विजिट्स आईं और महज 17 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा कारें बुक हो गईं। ये आंकड़े अपने आप में पागल कर देने वाले थे, लेकिन असली दुनिया में हालात थोड़े अलग थे। जिन टियर 2 और टियर 3 शहरों के मिडिल क्लास लोगों के लिए ये कार बनी थी, वे बड़े और आलीशान शोरूम्स के अंदर जाने से ही कतराते थे। उनके पास पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, तो बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया, जिसका मतलब था कि उन्हें 1.5 लाख रुपए एक साथ भरने पड़ रहे थे। और उस पे सबसे बड़ी मुसीबत, पश्चिम बंगाल के सिंगूर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से पूरा का पूरा प्लांट रातों रात गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। नतीजा, डिलीवरी में पूरे 1 साल की देरी। जैसे ही अड़चनें कम नहीं थी, तभी एक और नई नवेली नैनो के घर जाते समय आग पकड़ने की डरावनी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। इसके अलावा धुएं और आग की कुछ और छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं।
अब क्योंकि पब्लिक की नजरें पूरी तरह से इसी कार पर टिकी थी, इसलिए इन गिनी चुनी घटनाओं ने भी नैनो की सेफ्टी की साख को बहुत बड़ा डैमेज किया। नेगेटिव खबरें एकदम जंगल की आग की तरह फैल गईं। अब आते हैं चौथे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पे, द स्टिग्मा ऑफ चीप, यानी सस्तेपन का दाग। इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों से भी कहीं ज्यादा नैनो को एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक झटका लगा जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाई। और यहीं से इसकी सबसे बड़ी सोशल फेलियर की कहानी शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि भारत में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की मशीन नहीं है, ये सीधे तौर पर एक स्टेटस सिंबल है। ये समाज में आपका रुतबा तय करती है। अब ऐसे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दुनिया की सबसे सस्ती कार चलाना शान की बात होने के बजाय एक तरह का सोशल डाउनग्रेड बन गया। जब कोई परिवार इसे खरीदता तो लोगों को लगता कि ये अपनी गरीबी का ऐलान कर रहे हैं। और लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वे इसे खुशी से नहीं, मजबूरी में खरीद रहे हैं? जरा इन भयंकर समझौतों पर गौर कीजिए। बिना एसी और पावर स्टीयरिंग वाली कार, सामने सिर्फ एक सिंगल वाइपर, पहियों में 4 की जगह सिर्फ 3 नट बोल्ट्स, पीछे की सीट के नीचे छुपा हुआ बूट स्पेस, 15 लीटर का छोटा सा फ्यूल टैंक, और रही सही कसर पूरी कर दी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट की 0 स्टार रेटिंग ने। ये सब चीजें चीख चीख कर बता रही थीं कि हाँ, ये कार सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए बनाई गई है। इस सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया पुरानी कारों के डीलर्स ने। उन्होंने अपनी सेकंड हैंड कारों के दाम 30% तक गिरा दिए। अब आप ही सोचिए, एक कस्टमर के सामने साफ चॉइस थी। एक तरफ ढेरों कॉम्प्रोमाइजेस वाली नई सबसे सस्ती नैनो, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी कीमत में एक आजमाई हुई भरोसेमंद पुरानी मारुति ऑल्टो या वैगनआर, जिस पर कोई सस्तेपन का टैग नहीं था। और गैस कीजिए, लोगों ने क्या चुना? बिल्कुल सही, उन्होंने भारी तादाद में पुरानी कारों को ही चुना। हमारी कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक खामोश विदाई। जब टाटा मोटर्स को यह समझ आ गया कि उनकी नेक इरादों वाली पीपल्स कार अब एक गरीबों की कार का दाग झेल रही है, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की। ब्रांड इमेज को बदलने के लिए एक के बाद एक कई पैतरे आजमाए गए। 2013 में सेलिब्रेट ऑसमनेस कैंपेन चलाकर युवाओं को टारगेट किया गया। 2014 में नैनो ट्विस्ट आई, जिसमें आखिरकार पावर स्टीयरिंग दे दिया गया। और 2015 में आई जेनेक्स नैनो, जिसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और डिक्की खोलने का ऑप्शन भी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सब सुधारों ने कार की कीमत को बढ़ाकर 2.36 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। और फिर भी वो जो सस्तेपन का दाग था ना, वो लोगों के दिमाग से मिट ही नहीं पाया। आखिरकार हुंडई यॉन जैसी कॉम्पिटिटर कारों ने नैनो की गलतियों से सीख ली और बेहतर डिजाइन लेकर आई। और सबसे बड़ा आखिरी झटका तो खुद टाटा मोटर्स ने ही दे दिया। उन्होंने 2016 में 3.2 लाख रुपए में टाटा टियागो लॉन्च कर दी। टियागो में बेहतरीन फीचर्स, सेफ्टी और स्टाइलिंग सब कुछ था। उसने नैनो की हर गलती को सुधार दिया था, जिसके आते ही नैनो का बचा खुचा मार्केट भी पूरी तरह खत्म हो गया। जरा सोचिए, लाखों परिवारों को टू व्हीलर के खतरे से निकालकर एक सेफ कार में बैठाने का वो कितना खूबसूरत सपना था। लेकिन असलियत ये थी कि अपने पूरे 1 दशक के जीवन काल में नैनो कुल 3 लाख यूनिट्स का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। जो कार करोड़ों की तकदीर बदलने वाली थी, वो खुद के वजूद के लिए ही तरसती रह गई। और अब जरा इस दिल तोड़ देने वाले आखिरी आंकड़े पर गौर कीजिए। फरवरी 2019 यानी नैनो के प्रोडक्शन का आखिरी महीना। कभी पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली इस कार की सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट बिकी। जी हाँ, सिर्फ 1। और बस उसके बाद बिना किसी फेयरवेल, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रतन टाटा के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खामोशी से बंद कर दिया गया। जो हमें आखिर में इस बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब आप आम लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, तो क्या महज इंजीनियरिंग का कोई नामुमकिन सा चमत्कार कर देना ही काफ़ी है? खासकर तब जब आप इंसान के मनोविज्ञान और उसकी ईगो को पूरी तरह इग्नोर कर दें। ये कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि आपका प्रोडक्ट भले ही कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप ये भूल गए कि आपका कस्टमर दुनिया को क्या दिखाना चाहता है, तो फेलियर पक्का है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।